ये मेरा आशियाना। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज सूर्या समाचार पर हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे पक्षियों का आशियाना उनके लिए कितना खास होता है, किस शख्स ने इस आशियाने को सजाया, इस आशियाने को बनाया, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ वो तस्वीरें दिखाएंगे जो पंछियों की चहचहाहट आप लगातार मेरे पीछे सुन पाएंगे। उस चहचहाहट को और करीब से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। वो शख्स जिसने इस पूरी की पूरी आप कहें कि इन घरों को बनाया, वो शख्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो बेहद खास है। ये तस्वीरें, ये पूरा का पूरा माहौल और ये ग्रीनरी ये बताती है कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पक्षियों के लिए सजाई और बनाई गई है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इसे अंजाम दिया, जिन्होंने ये कोशिश की कि वो पक्षियों के लिए कुछ खास कर पाएं। आप अपना तारुफ पहले दर्शकों के साथ करवा दीजिए और फिर चलते चलते आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया आपके जहन में कहाँ से आया। मेरा नाम अनिल बिश्नोई है, गांव सारंगपुर से ही हूँ और सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ। मैं शुरुआत से ही पर्यावरण के लिए, जैसा कि बिश्नोई समाज जाना जाता है, तो हमें वो संस्कार शुरू से ही भरे जाते हैं कि जीवों पे दया करो, जीव दया पालनी एक हमारा नियम है और हरे वृक्षों के कभी नहीं काटना। तो इन सेवाओं पे चलते हुए हम अपना कर्तव्य का वहन करते हैं, जीवन का निर्वहन करते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि बहुत खूबसूरत आइडिया है। हम देख पा रहे हैं कि ये जो बर्ड टावर है ये बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरती को हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये ब्लॉक्स जो बने हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, इसमें कितने पक्षी रहते हैं। अभी ये हम देख रहे हैं कि नीचे का जो हिस्सा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ये आइडिया कहाँ से आया? ये इसका सौंदर्यीकरण का काम अभी बाकी है, चल रहा है। ये ऊपर का काम इसका कंप्लीट हो चुका है टावर का। और इस टावर का आइडिया मैंने कहीं से मोटिवेट हुआ, किसी भाई ने पहले ग्राम राजस्थान में जोधपुर में किसी ने बनाया था, उसको मैंने सोशल मीडिया के हिसाब से देखा। उसमें मुझे पता चला भाई ये ऐसी कोई चीज़ है, तो मैं भी मोटिवेट हुआ भाई मेरे को भी बनाना चाहिए अपनी नेक कमाई से। तो मैंने इसके लिए अपना बजट आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू किया। ये पिछले 6 महीने से मैं इसके बारे में सोच रहा था। तो हम देख भी पा रहे हैं कि कई ब्लॉक्स इस बर्ड टावर में है, पक्षी घर में है। कितने ये फ्लोर्स है, उन फ्लोर्स पर कितने आशियाने उनके लिए हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि फ्लैट सिस्टम हमें शहरों में दिखता है, तो यहाँ पर कितने फ्लैट्स इनके लिए, क्या इनकी खासियत और किस तरीके से इसमें कितने पंछी अभी रह रहे हैं? इसमें एक मंजिल में 56 फ्लोर्स हैं जो उनके लिए फ्लैट्स बने हैं। ये 7 स्टोरी है। इसमें 7 मंजिलें जी और एक मंजिल में 56 हाउसेज हैं, जो कि एक फैमिली उसमें 4 पक्षियों की आ सकती है, मदर, फादर एंड किड्स। ओके, तो हम क्या हिसाब लगाएं कि तकरीबन 800 आशियाने, एक घर में 4 पंछी, तो 3200 पंछी इसमें रहते हैं। हाँ, 3200 पक्षियों के लिए ये सेफ हाउस है इनका। इसमें क्लाइमेट से उनकी जो भी कोई नुकसान होता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान, उससे या हंटिंग बर्ड्स हैं, उनसे सब चीज़ से इनका बचाव होता है। तो हम देखते हैं कि जब फ्लैट्स बनते हैं तो वहाँ पर टॉप फ्लोर के लिए लोग ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार होते हैं। जब यहाँ पर पंछी आने शुरू हुए तो उनमें किस तरीके की प्रतिस्पर्धा थी या फिर कहें कि एक मौके को भुनाने की कोशिश थी? नहीं, मैंने जिस दिन इसके ऊपर से सेटरिंग का सामान खुलना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि तोते, पैरट्स एंड पिजन्स, कबूतरों के आपस में काफ़ी प्रतिस्पर्धा रही भाई पहले हम फ्लोर कौन सा टॉप फ्लोर पे हम हमारा कब्जा करें। और वो सिलेक्शन भी कर रहे थे, एक हॉल से निकल के, एक फ्लैट से निकल के दूसरे में भी ये अच्छा है, ये बुरा है, इसलिए उसके लिए। बिल्कुल। और क्या हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा का ये बहुत खास बर्ड टावर है, सबसे बड़ा बर्ड टावर है? क्योंकि 2-3 बर्ड टावर्स और भी है, लेकिन क्या हम माने इसे? जी हाँ, ये आसपास के एरिया में तो है ही नहीं। अभी 1-2 जगह बनना शुरू हुआ है, वो भी यहाँ से मोटिवेट होकर बनने हैं, क्योंकि बिश्नोई सभी जीव दया के लिए माने जाते हैं और इस बेल्ट में ही मैक्सिमम आपको देखने के मिलेंगे आगे भविष्य में। हरियाणा में अभी इतनी ऊंचाई का कोई भी बर्ड टावर नहीं है। जी,
तो कुल मिलाकर जो पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बिश्नोई समाज का प्यार है वो यहाँ पर साफ तौर पर हमें नजर आता है। और इस वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि इसी जगह को अनिल जी की तरफ से क्यों चुना गया और इस जगह को चुनने के बाद क्या चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस के बीच में रहते हुए उन्होंने इस बर्ड टावर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया और क्या क्या मेन रीजंस है कि ये बर्ड पार्क जो है उसे यहाँ पर बनाया गया है, इस बर्ड टावर को यहाँ पर बनाया गया है। अगले हिस्से में हम आपको दिखाते हैं। ये मेरा आशियां, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मेरा आशियां क्योंकि इस 70 फीट ऊंचे बर्ड टावर में हजारों पक्षी रह रहे हैं और बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये बर्ड टावर, ये पक्षी घर यूं ही नहीं बना, इसके लिए मेहनत भी लगी, नीयत भी लगी। और आप देख रहे हैं कि नीचे का हिस्सा इसमें खाली है, उसका कारण ये कि यहां पर कोई सांप या फिर कोई बिल्ली इन पक्षियों को नुकसान ना पहुंचाए, ये बेहद जरूरी। इस पूरे बर्ड टावर को आप अगर देखेंगे तो समझ आएगा कि यहाँ पर कबूतर भी है और यहाँ पर तोते भी है और कोशिश ये कि इन कबूतरों और इन तोतों को हम जगह दे पाएं। हमारे साथ अनिल जी है जो लगातार इस बर्ड टावर के लिए काम करते रहे और इनकी वजह से ही ये मुकम्मल हो पाया। अनिल जी, आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया, वो आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन यही जगह आपने क्यों चुनी इसके लिए? ये जगह नेचर के बहुत करीब है, पानी का सोर्स है, यहाँ अपना गांव का तालाब है, असंख्य पेड़ हैं, हर तरह के प्रजाति के पेड़ हैं यहाँ हज़ारों की संख्या में। तो इनको एक नेचुरल आवास मिल रहा है, साथ के साथ सेफ हाउस मिल रहा है। पक्षी दिन में कहीं भी पेड़ों पे घूमे बैठे, लेकिन जो ये टावर है ये इनका बिल्कुल सेफ हाउस है। और यहाँ इनका ये जो चुगा घर बना हुआ है, ये चुगा घर में दाने डालते हैं। इसके भी बाहर फेंसिंग की है, भाई कोई बिल्ली या कोई और जानवर, कुत्ता वगैरह इन पे झपटा ना मारे। तो ये सारा गांव ने और मिलके हमने सबने किया है। बिल्कुल, पंचायत की ज़मीन पर ये तमाम चीज़ें की गई है और हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं जहाँ पर दाना डाला जाता है, जहाँ पर पंछी आते हैं और पंछी आकर उस दाने को चुगते हैं, यानी अपना पेट का भरण पोषण करते हैं। आपसे मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये आइडिया कहाँ से आया, वो तो आपने बताया राजस्थान से, लेकिन कुछ जिक्र आपने ये भी किया था कि 200 के करीब जो पंछी थे वो आपके घर पर रहते थे, तो क्या आपको लगा कि उनके लिए कोई आशियाना बनाया जाए? वो मैंने देखा उनको, जब काफ़ी सर्दी हुई या गर्मी होती तो वो बड़े परेशान रहते थे और बड़े ठिठुरते थे। बारिश में भी वो टैंक के नीचे उनको जगह नहीं मिलती थी। करीबन 200 कबूतर मेरे छत पे परमानेंट आवास था उनका। अब वो सारे माइग्रेट हो गई वो, और बड़े खुश हैं वो। अब वहाँ मेरी छत पे कोई भी कबूतर नहीं है। वो बड़े वहाँ सेफ नहीं थे, यहाँ ज़्यादा सेफ हैं, वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अनिल जी ने इन पंछियों को ये आशियाना मुहैया करवाया है, इन पंछियों को ये आशियाना दिया है। ऐसी छोटी छोटी कोशिशें शायद बेहद ज़रूरी है पंछियों के लिए, ताकि इन पंछियों को आशियाना लगातार मिलता रह पाए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी समस्याएं पंछियों को रहती है। मैं आपसे समझना एक चीज़ चाह रहा हूँ, वो ये कि जो पंछी है उनके लिए इस तरीके के कंक्रीट में रहना मुश्किल है, तो ये पंछी क्या अपने आशियाने को और किसी तरीके से सजाते हैं, क्या उसके लिए वो करते हैं चीज़ें, वो बताइए। पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। ये तो उनके लिए एक छत है जहाँ वो करेंगे। ये अपना तिनका चुग के घास फूस इकट्ठा करके ये अपने लिए सॉफ्ट गद्दा अपने आप तैयार कर लेते हैं। तो ये तो सिर्फ उनके लिए एक सिक्योर एरिया दिया गया है कि ताकि उस पर कोई हंटिंग बर्ड ना आए, आंधी तूफान बरसात का कोई असर ना हो, इसलिए ये सारा काम किया गया है। बाकी घोंसला तो वो अपना खुद बनाएंगे। इसमें नीचे पक्का फ्लोर है, लेकिन ये अपने आप बनाते हैं। कभी भी पक्षी दूसरे का बनाया डलवाने को मैं इनमें घास डलवा देता, लेकिन पक्षी उसमें बैठता नहीं। ये बहुत समझदार होते हैं, ये अपना घोंसला खुद बनाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो पंछी है वो भी अपने लिए खुद तमाम तैयारियां करते हैं, एक एक तिनका चुगते हैं और उस तिनका चुगने के बाद अपने आशियाने को सजाते हैं। इसीलिए सूर्य समाचार कह रहा है कि ये मेरा आशियाना, जहां पर पंछी आ रहे हैं अपने लिए खुद आशियाने को सजा और बना रहे हैं।
इस पूरे इलाके में घूमकर सुकून बहुत आ रहा है, बहुत आनंद महसूस हो रहा है। अनिल जी, आपने अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया, हमें बताया कि तमाम चीज़ें जो है बिश्नोई समाज जो है वो कैसे चीज़ों को सहेजता है, कैसे आगे काम करता है। हम ये पेड़ देख पा रहे हैं, कुछ अलग ये पेड़ भी दिख रहा है, कुछ नीम के पेड़ भी हमने देखे, कुछ और ऐसे पेड़ देखे जिनसे अचार वचार बनता है, बहुत सी अलग अलग चीज़ें देखी। ये पेड़ किस चीज़ का है? बहुत अलग सा दिख रहा है, इसका तना भी बहुत अलग सा हमें नजर आता है। ये जाल वृक्ष बोलते हैं इसको, जाल प्रजाति से है ये। इस पे पील करके एक खाने का फ्रूट भी लगता था, छोटा छोटा बेर के जैसा। अच्छा। और ये गांव का सबसे पुराना पेड़ है। अच्छा। गांव बसा था, उससे पहले भी ये जाल का वृक्ष होता था। जी जी गांव बसे हुए कम से कम 500 साल हो गए हैं जी। और उससे पहले भी हमारे बुजुर्ग बताते थे कि भी ये बहुत पुराना पेड़ है। और अब भी हमने इसके प्रोटेक्शन के लिए साइडों में मिट्टी डलवाई है ताकि ये अपना वजूद ना खोए और ये प्रकृति हमारे साथ बनी रहे। और हमने इसके सहेजने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए हैं और आगे भी अभी इसके लिए काफ़ी काम करना बाकी है हमारा। इलाके में हम देख रहे हैं कि झाड़ियाँ भी है, यहाँ पर वृक्षों को भी शायद नहीं काटा जाता होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ यहाँ पर है, और वो भी तब जब ये पूरे तरीके से एक जंगल तो नहीं, और पंचायत की ये ज़मीन पूरी दिख रही है हमें, और उसके साथ साथ लोगों की पर्सनल ज़मीन भी। जी देखिए, वृक्ष जब अपनी नेचुरल मृत्यु को प्राप्त होता है ना, तभी उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो जब सूख जाता है तब उसकी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वरना तो ये अपने आप ही सारे प्रजाति हम सेज के रखते हैं, चाहे वो झाड़ी है चाहे वो है। झाड़ियों में मोर है, छोटे खरगोश हैं, ये अपना बिल वगैरह बनाते हैं और उनमें रहते हैं। कई प्रजाति के सांप भी यहाँ हैं, हर तरह का वन्य जीव यहाँ आपको मिलेगा देखने को। बिल्कुल। तो ये पेड़ हमने देखा। हम आदमपुर आए थे, और आदमपुर में जब हम सारंगपुर गांव पहुंचे तो यहाँ पर आकर एक अलग आप कह सकते हैं कि महसूस हुआ, एक अलग फीलिंग यहाँ पहुंचकर हमें हुई। और जब हमने बर्ड टार को देखा तो उसके बाद जिज्ञासा हुई कि बर्ड टार यहीं क्यों बना। फिर हम थोड़ा आगे आए तो हमें महसूस हुआ कि यहाँ पर पानी का रिसोर्स है, यहाँ पर जंगली पेड़ है, यहाँ पर न सिर्फ पंछी बल्कि उसके साथ साथ कुछ और जानवर भी है, जिसका जिक्र अनिल जी ने किया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये इलाका, यहाँ बर्ड टार भी है, और बर्ड टार इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर जंगल है, पेड़ पौधे हैं, और इन पेड़ पौधों के बीच में हम देख पा रहे हैं कि प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये बेहद बेहद खूबसूरत नज़ारा है, मनोरम दृश्य है, और दिल को भी सुकून मिलता है इस दृश्य को देखकर। प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि अब उनके पास यहाँ पर बर्ड टार भी है, जो आप देख पाएंगे तस्वीरों में, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये पानी भी है, जिस पानी से वो अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के साथ साथ पीने के लिए। तो आसानी से उन्हें तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल पाती है। हम लगातार इस इलाके से आपको रूबरू करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जंगल सा भी है, यहाँ पर पेड़ भी है, और इन पेड़ों के बीच में, इन खूबसूरत वादियों में पक्षियों के लिए वो तमाम चीज़ें हैं जिनका होना पक्षियों के लिए बेहद ज़रूरी है। ये खूबसूरत सी लेक भी हम आपको दिखाएंगे, इसके दीदार भी हम आपको कराएंगे, और साथ साथ पक्षियों से हम आपको मिलवाएंगे, जो पक्षी अलग अलग जगह पर बैठे हुए आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक एक कानों को सुकून देने वाली आवाज़ अनिल जी लगातार देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल, शाम को तो यहाँ बड़ी अच्छी चहचहाट होती है पक्षियों की। अभी सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होगा तो कम से कम 10-15 हज़ार साइबेरियन क्रेन्स और दूसरी प्रजाति के पक्षी यहाँ आके अपना डेरा लगा लेंगे। जी। और एक ये है कि इसमें भांति भांति के कछुए, मछलियाँ हैं। इस गांव में कोई भी, जैसा कि बिश्नोई समाज में प्रचलित है, हम कोई जीव हत्या नहीं करते। अच्छा। तो यहाँ कोई भी शिकार नहीं कर सकता, कोई भी मछली नहीं पकड़ सकता, कोई भी कछुआ नहीं पकड़ सकता, किसी तरह की भी कोई भी जीव है उसको हानि नहीं पहुँचा सकते। इस जंगल में हिरण भी हैं, खरगोश भी हैं, गिद्धड़ भी हैं, मतलब वन्य जीव भी हैं, और साथ में ये पक्षी भी हैं सारे, जो ये नेचुरल सारी चीज़ इस गांव में प्रबंध है उनका, और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। कोई भी यहाँ कोई किसी तरह की जीव हत्या नहीं कर सकता।
बहुत खूबसूरत। और हमें अनिल जी ने बताया कि यहाँ पर कछुए भी है और कहा जाता है कि कछुओं की उम्र बहुत लंबी होती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये खूबसूरत सी लेक है, ये नेचुरल है या बनाई गई है? यहाँ पर पानी कहाँ से आता है? और जो कछुओं की आपने बात की, वो कछुए यहाँ पर लाए गए या फिर यहाँ पर पहले से थे? नहीं, ये पहले से ही थे, साथ में ही रहते हैं हमेशा से ही। ये गांव का पुराना जोड़ है, पीने के काम में लिया जाता था। अब तो वाटर सप्लाई है, टैंक है, तो उससे पानी आ जाता है। लेकिन अब भी ये साफ़ पानी है, बिल्कुल साफ़ पानी, इसमें कोई गंदा पानी नहीं है। और ये नेचुरल रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। इसका सिंचाई से जो हमारे ज़मीनों का, खेतों का पानी कटा हुआ है, उसका पानी यहाँ आता है। पर हफ्ते पानी की बारी है, 3 घंटे 4 घंटे का पानी है, वो पानी नहर से आके इसमें डाला जाता है। बहुत खूबसूरत। और हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि इस खूबसूरत सी आवाज़ को आप सुनते रहें जो आपके कानों में लगातार आ रही है, जो बेहद बेहद सुकूनदेह हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि कुछ पक्षी भी है। मैं वहाँ पेड़ों पर उन पक्षियों को देख पा रहा हूँ। साइबेरियन क्रेन ये है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये हर साल आते हैं। वहाँ जब बर्फ़बारी काफ़ी हो जाती है तो उधर से ये माइग्रेट हो जाते हैं। और यहाँ इनको सेफ प्लेस है, यहाँ कोई हंटिंग नहीं होती, किसी तरह का इनका कोई शिकार नहीं होता। ये अपना प्रजनन करते हैं, वापस चले जाते हैं। ये तो ये यहाँ पर कितने वक्त के लिए कुल रहते हैं? ये 4 महीने के करीबन रहेंगे अब ये। अच्छा। ये तो अभी सर्दी शुरू हुई है और ये फरवरी लास्ट में जाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो तकरीबन 4 महीने तक तकरीबन ये यहाँ पर रहते हैं। और आप इन तस्वीरों के जरिए देख ही पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये पूरा का पूरा दृश्य है। और इस खूबसूरत दृश्य के लिए अगर हम कहें कि बहुत से लोगों ने काम किया होगा, लेकिन अनिल जी जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। और कुछ पंछियों को हम देख पा रहे हैं कि वो इस पानी में तैरते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरती के साथ वो तैर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कानों में ये आवाज़ लगातार आ रही है और जो खूबसूरत तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं, वो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इन खूबसूरत तस्वीरों को हम आप तक भी पहुंचा पाएं। अनिल जी, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आपने कहा कि यहाँ पर जो है हिरन भी है, यहाँ पर खरगोश भी है और उनका शिकार नहीं किया जाता। लाजमी है, बिश्नोई समाज में इन तमाम चीज़ों की आज्ञा नहीं है। ये कितना बड़ा इलाका है? क्या ये पूरा जो इलाका है ये जंगल कंसीडर होता है? कितना बड़ा जंगल है, क्या है? हमारे खेतों में भी जो है उनका नेचुरल आवास है। हिरण और जो खरगोश हैं, गिद्धड़ हैं, वो खेतों में भी रहते हैं। और उनके लिए कोई भी ये नहीं है कि भाई कहीं मनाही नहीं है, वो कहीं भी किसी खेत में भी चरें तो उनको ये नहीं है कि भाई उनका शिकार किया जाए या उनको भगा दिया जाए। वो अपने आप जहाँ भी बिश्नोई या कोई खेत में काम कर रहा होगा उस तरफ वो मुंह करके भी नहीं बैठते। उनको पता है भाई यहाँ कोई आपको हानि नहीं पहुँचाएगा। वो सिर्फ खाली साइड है ना, उसको छोड़ते हैं कहीं भाई कोई कुत्ता ना आ जाए, कोई और शिकारी पक्षी वो जानवर ना आ जाए। समझना चाह रहा हूँ बिश्नोई समाज को भी हम थोड़ा और करीब से इस बहाने शायद समझ पाएंगे। जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लोग खेती पर ही आधारित है वो इससे कैसे निपटते हैं, क्योंकि जो उनकी खेती है उसे भी कहीं ना कहीं नुकसान होता होगा। देखिए, ये प्रकृति भगवान ने हम सबको दी है, सबका अपना अपना हिस्सा है, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं करते ये जानवर। इवन नीलगाय भी है, तो हमारे यहाँ नीलगाय को भी कभी नहीं है, बस उसको ये है भाई आप थोड़ा सा आवाज़ दोगे वो खेत से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ उनका अब शिकार भी या उन पे कोई वार नहीं किया जाता। नीलगाय भी असंख्य है यहाँ बिश्नोई समाज में। बिल्कुल भी शिकार तो बिल्कुल वर्जित है। और वन्य जीवों के लिए तो हम, हमारे पूर्वज और हम पेड़ों के लिए और वन्य जीवों के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये खूबसूरत तस्वीरें भी आपने देखी, ये महत्वपूर्ण बातें भी आपने जानी, न सिर्फ बिश्नोई समाज के बारे में बल्कि पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए। और उसके साथ साथ अगर हम कहें कि जो जानवर है जिसमें हिरन भी है, नीलगाय भी है, ये तमाम तरह के जानवर यहाँ पर रहते हैं। जो किसान है वो किसान भी उन्हें बिल्कुल हानि नहीं पहुँचाते, ये लगातार कहा जा रहा है। बेहद खूबसूरत ये दृश्य रहा, बेहद खूबसूरत ये विजिट रही आदमपुर की। और कुछ और अनिल जी कहना रहे हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि क्या उनके जहन में और क्या क्या छूट रहा है, वो आप पूरा करें। देखिए, आज से करीबन 1700 ईस्वी में हमारे पूर्वजों ने 363 बिश्नोइयों ने पेड़ ना काटने के लिए जाने दी थी उस वक्त भी। उसके बाद भी काफ़ी ऐसे शहीद हुए जो हिरणों के लिए शहीद हुए, शिकारियों ने उनको गोली मार दी। और अब भी पीछे अभी 2-4 साल पहले भी राजस्थान में एक घटना हुई है कि जिसमें हमारे समाज का ही एक शहीद हुआ हिरण के लिए। अभी पीछे सलमान खान का जो प्रकरण हुआ उसमें भी
बिश्नोई समाज का पूरा रहा कि भाई वो फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने शिकार किया, तो उस पर भी अभी तक बिश्नोई समाज ही उस पक्ष को लड़ता आ रहा है। अभी तक कानूनी लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे, उसको आखिर तक लड़ेंगे उसमें भी। बिल्कुल। तो ये खूबसूरत तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और कोशिश ये कि आप इन खूबसूरत तस्वीरों के ज़रिए ये समझ पाएं कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज़ें चलती है, किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं, लगातार काम करते हैं। और ये पूरा का पूरा आप कहें कि जो वर्णन हमने आपके लिए किया उसमें बस कोशिश ये थी कि आप कुछ नया जान पाएँ, कुछ नया सीख पाएँ। हरियाणा में किस तरीके की चीज़ें हैं आप उन चीज़ों को देखें, यहाँ पर आकर विज़िट भी करें तो आपको कहीं ना कहीं सुकून महसूस होगा। बहुत बहुत खूबसूरत सा ये नज़ारा है। आदमपुर में सारंगपुर गांव से कैमरामैन विशाल गुलाटी और रिंकू मेहरा के साथ राज ठाकुर, सूर्या समाचार। लेकिन हम आपको छोड़े जाएंगे इन तस्वीरों के साथ, इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आप देखिएगा कि ये खूबसूरत तस्वीरें किस तरीके से मन को आकर्षित करती है अपनी ओर।